आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हमदान एकेडमी में। आज हम प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इससे पहले की दो वीडियोस में हमने दो पार्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियोस बनाई हैं। उसमें हमने क्वेश्चन 1 के जो 8 पार्ट दिए थे उनको दोनों वीडियोज़ में हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पर आज हम प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन 2 करते हैं। उसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं और इस चारों पार्ट में हमें द्विघात समीकरण निरूपित करनी है। हमें जो लैंग्वेज दी हुई है, जो क्वेश्चन दी है उसमें लैंग्वेज दी है और उस लैंग्वेज की सहायता से हमें द्विघात समीकरण निरूपित करना है। एक्स या जो भी चर हम मानेंगे उसके हमें कोई वैल्यूज़ वगैरह नहीं निकालनी है। यहाँ पे सिर्फ हमें द्विघात समीकरण निरूपित करना है। तो आइए करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। क्वेश्चन 2 का जो पहला पार्ट दिया हुआ है वो इसमें कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिया हुआ है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। इसकी सहायता से हम पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे इसी की सहायता से हम मानेंगे यहाँ पे क्योंकि लंबाई जो दी हुई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक दी है, इसलिए हम यहाँ पे चौड़ाई को मानेंगे। लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर। उसके बाद जो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यहाँ पे लिखेंगे लंबाई बराबर चौड़ाई के दो गुने से। चौड़ाई हमने x मानी और चौड़ाई का दो गुना 2x हो जाएगा क्योंकि x हमने चौड़ाई मानी है। तो इसको 2x प्लस एक अधिक तो +1 कर देंगे। ये भी मीटर में होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन में सबसे पहली बात कही गई है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये जान लेते हैं। सबसे पहले कोई भी आयत है, अगर इसकी लंबाई l है और चौड़ाई b है तो इसका जो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है वो जो फार्मूला होगा आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा l इंटू बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम यहाँ पे करेंगे इसको। यहाँ पे जो लंबाई दी हुई है वो 2x + 1 दी है और चौड़ाई x दी है। यहाँ पे लिखेंगे 2x + 1 और गुणे में x बराबर 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब इस x से इस ब्रैकेट में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा। x की गुणा 2x से करेंगे, फिर जब x की गुणा 1 से करेंगे तो +x होगा बराबर 528। 2x स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे +x, इसको भी ऐसे लिख देंगे। ये 528 बराबर के इधर है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो -528 होगा बराबर 0। ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ द्विघात समीकरण निरूपित करनी है, इसके मान हमें नहीं निकालने। ये यहाँ पे लिख देंगे अतः यही अभीष्ट
समीकरण है। इस तरह से हमारा यह पहला पार्ट हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। देखते हैं इसमें दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है। दूसरा पार्ट जो है उसमें कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसके लिए हमें द्विघात समीकरण निरूपित करनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, x + 1 हो। क्योंकि जब कोई भी दो क्रमागत पूर्णांक में लेने होते हैं तो हम एक उसके बाद का तुरंत यानी जस्ट जो उसके बाद गिनती आती है, जो पूर्णांक होता है उसको लेते हैं। जैसे अगर हमने कोई भी संख्या ली है 5 तो उसके बाद जो जस्ट होगा वो 6 होगा। ये एक तरह के दो क्रमागत पूर्णांक होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी इनका गुणनफल 306 होगा। x गुणे ब्रैकेट में x + 1 बराबर 306। x की गुणा x से करेंगे x² होगा। x की गुणा +1 से करेंगे +x होगा बराबर 306। यहाँ पे x² + x 306 को बराबर के इधर लाएंगे तो -306 होगा बराबर 0। इस तरह से ये जो समीकरण प्राप्त होगी ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे अतः यही अभीष्ट समीकरण है। इस तरह से हमारा ये जो दूसरा पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर लाइक कर दें। इससे पहले की जो दो वीडियोस हमने बनाई हैं इस प्रश्नावली 4.1 की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसके लिए द्विघात समीकरण निरूपित करना होगा।
इसलिए यहाँ पे हम मानेंगे, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, क्योंकि आयु वर्ष में दी हुई है। इसके बाद लिखेंगे माँ की आयु, माँ की आयु। क्वेश्चन में कहा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की जो आयु होगी वो x प्लस 26, यानी कि रोहन की जो आयु है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसलिए उसमें 26 जोड़ देंगे, x प्लस 26 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष होगा। फिर लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, तीन वर्ष पश्चात माँ की आयु बराबर जो हमने आयु यहाँ पे मानी उसमें 3 जोड़ देंगे, x प्लस 26 प्लस 3। ये इसको जब हम 26 और 3 को जोड़ के लिखेंगे तो x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि 3 वर्ष पश्चात गुणनफल जो होगा वो उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद जो रोहन की आयु है वो x प्लस 3 है और 3 वर्ष बाद जो उसकी माँ की आयु है वो x प्लस 29 है। इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो 360 हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x प्लस 29 बराबर 360। x की हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे x की गुणा x से करेंगे x स्क्वायर होगा, x की गुणा 29 से करेंगे प्लस 29x होगा, 3 की गुणा x से प्लस 3x, 29 की गुणा 3 की गुणा 29 से 9 त्रिक 27, 3 87 होगा बराबर 360। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x है, इसको हम जब जोड़ देंगे तो ये प्लस 32x हो जाएगा, 32x प्लस 87 और 360 बराबर के इधर है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 360 बराबर 0 होगा। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे प्लस 32x, इसको 360 से जब 87 माइनस करेंगे तो ये माइनस 273 आएगा बराबर 0। इस तरह से ये हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ये जो समीकरण होगी यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे अतः यही अभीष्ट
समीकरण है। इस तरह से इसका तीसरा पार्ट ये कंप्लीट हो गया। अब इसका चौथा पार्ट जो है वो हम करेंगे, जो कि इस प्रश्नावली 4.1 का अंतिम क्वेश्चन है। चौथा पार्ट देखते हैं चौथे पार्ट में क्या कहा गया है। इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर यहाँ पे लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसके बाद इसमें 3 घंटे अधिक लेती है दूरी तय करने में। अब हम यहाँ पे समय जो है वो निकालेंगे दोनों चाल से लगा समय। यहाँ पे लिखेंगे कि रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करने में लगा समय बराबर जो फार्मूला होता है वो दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे चाल, यहाँ पे जो दूरी है वो 480 किलोमीटर है और चाल इसकी जो समान चाल यानी जो x किलोमीटर प्रति घंटा वाली चाल है ये 480 बटे x इस समय लगेगा 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करने में। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 480 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर दूरी तय करने में लगा समय तो यही फार्मूला लगेगा दूरी बटे चाल। जो यहाँ पे दूरी जो होगी वो 480 किलोमीटर यही दूरी लेंगे हम, और जो चाल होगी वो
एक्स माइनस 8 होगी, एक्स माइनस 8। इस तरह से यहाँ पे 480 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर दूरी तय करने में लगा समय 480/x माइनस 8 होगा। अब जो प्रश्न में से कहा गया है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार इन दोनों जो समय का अंतर है वो 3 है। जब रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो 480/x समय लग रहा है। जब रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर तब उसको लगा समय 480/x माइनस 8 होगा। इस तरह से यहाँ पे जो समय होगा उसमें 3 का डिफरेंस होगा, क्योंकि इसमें 3 घंटे अधिक लगेंगे जब x माइनस 8 की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय की जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 480/x माइनस 8 माइनस 480/x बराबर 3। अब यहाँ पे हमने 480/x माइनस 8 को पहले इसलिए रखा क्योंकि ये जो भिन्न है इसका मान ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर हम जैसे कोई भी वैल्यू अगर x की यहाँ पे हम वैल्यू जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर x बराबर 10 अगर हमारा मान निकल के आएगा, या हमने ऐसे ही इसको ले लिया, यहाँ पे अगर इस भिन्न को हम समझें तो अगर x की वैल्यू 10 रख दें तो यहाँ पे 8 को माइनस करने पर 2 बचेगा। 480 को जब 2 से भाग देंगे तो 240 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब x की वैल्यू 10 रखेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 48 आएगी। तो इसलिए यहाँ पे 240 ज़्यादा है, 48 कम है। और अगर ये भिन्न हम पहले रखते तो यहाँ पे 48 होता और माइनस 240 करते तो यहाँ पे वैल्यू माइनस की आती, जबकि समय माइनस में कभी नहीं होता। इसलिए यहाँ पे 480/x माइनस 8 को हम पहले रखें। अब इसके बाद यहाँ पे 480 इसमें भी ऊपर है, 480 इसमें भी ऊपर है, इसलिए इसको हम दोनों को कॉमन लेंगे। 480 ब्रैकेट में यहाँ पे 1 बचेगा, 1/x माइनस 8 माइनस 1/x ब्रैकेट क्लोज बराबर 3। 480 को 3 के नीचे कर देंगे यहाँ पे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ पे x की गुणा 1 से x होगा, माइनस 1 की गुणा x माइनस 8 से होगा, तो यहाँ पे माइनस x प्लस 8/x टाइम्स x माइनस 8 बराबर 3/480। ये 480 हम इसके नीचे ले आए। अब यहाँ पे इसको भाग कर देंगे तो ये 3 से हम जब इसको काटेंगे तो 3 अपने 3, यहाँ पे 18, 3 6 18 0 160 आएगा। यहाँ पे x प्लस का है, x माइनस का है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस का 8 बचेगा, इसको 8/x से इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो x स्क्वायर होगा माइनस 8x होगा यहाँ पे बराबर 1/160। पार्ट इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर माइनस 8x की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 8x वही रहेगा बराबर 160 की गुणा 8 से जब करेंगे तो 16 8 128 और 0 1280। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस ये
1280 इधर हम लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इस माइनस 1280 बराबर 0। इस तरह से ये हमें समीकरण प्राप्त होगी। जो यही समीकरण जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम, अतः यही अभीष्ट समीकरण है। इस तरह से हमारा चौथा पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा और इसी तरह से प्रश्नावली 4.1 ये कंप्लीट हो गई। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।